ये वीडियो हमारा कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का पढ़ रहे हैं। मृदुला गर्ग ने इसमें ये बताया है कि उनके जीवन में कौन कौन सी महिलाएं आईं और उन महिलाओं ने उनके जीवन में क्या क्या महत्व रखा। मृदुला जी ने पहला लाइन ही लिखी कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है, मतलब सबकी नानी होती हैं, भले उन्होंने उसे देखा हो चाहे ना देखा हो। लेखिका ने कहा, मैंने नानी से कहानी नहीं सुनी थी परंतु नानी की कहानी जरूर सुनी थी। यानी नानी ने अपने मुख से लेखिका को कोई कहानी नहीं सुनाई थी, परंतु नानी की कहानी उनकी माँ और उनके ससुराल वाले और उनके नाना जी सुनाया करते थे। लेखिका ये बता रहे हैं कि उनके नाना जो बैरिस्टर थे, विदेशों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे, उनका पूरा जो माहौल था, उनका जो विचार था, उनका रहन सहन, सब कुछ विदेशी अंग्रेजियत था। वो समय अंग्रेज़ों का समय था, गुलामी का समय था, हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। लेखिका की जो माँ थी, लेखिका की माँ या उनकी माँ यानी लेखिका की जो नानी थी, उनके मन में एक विचार था कि हमारी पुत्री का विवाह, कन्या का विवाह किसी अंग्रेज अफसर या अंग्रेजी शख्सियत वाले व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लेखिका के नाना के मित्र प्यारे लाल जी से मुलाकात करने का विचार बनाया। लेखिका इस बात को इस आश्चर्य से लिख रही हैं क्योंकि लेखिका की नानी जीवन में कभी किसी के नहीं मिली। वे अनपढ़ थीं, पर्दानशी थीं और किसी भी दूसरे व्यक्ति से मिलना तो दूर, वो अपने पति से भी ठीक से बातें नहीं करती थी। कई ऐसी महिला ने जब कम उम्र में अपनी मृत्यु को करीब देखा तो उसे अपनी 15 वर्षीय कन्या का ख्याल आया कि अगर इसका विवाह किसी अंग्रेज व्यक्ति से हो गया तो मेरी तरह इसकी स्थिति भी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने प्यारे लाल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे मिलने का आग्रह किया। लेखिका के नाना ने भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी विचार के अपनी पत्नी यानी लेखिका की नानी के विचार को स्वीकार किया और प्यारे लाल जी को बुलाया। लेखिका की नानी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा उनके सामने कि मेरी कन्या का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से ही किया जाना चाहिए, किसी अंग्रेज अफसर या अंग्रेजी शख्सियत रखने वाले या अंग्रेज रीति रिवाज को मानने वाले किसी व्यक्ति के साथ ना किया जाए। ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। लेखिका कह रहे कि हमारी माँ के जीवन में ये एक तिलिस्म के समान था। क्योंकि एक तरफ माँ अपनी माँ की इच्छाओं की पूर्ति कर रही थी, दूसरी तरफ माँ अपने पिता के वचनों का पालन कर रही थी, उनकी अस्तित्व और व्यक्तित्व को बनाए हुए थी। तीसरा, उसका सबसे बड़ा जो कार्य क्षेत्र था वो अपना ससुराल था। उन ससुराल में क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी। उन गतिविधियों में कभी रेड पड़ती थी, कभी उनके पति को पुलिस ले जाती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ, उस परिस्थितियों को भी झेल रही थी। परंतु कभी किसी ने लेखिका की माँ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला कि तुम इस सभ्यता को मानो या उस सभ्यता को मानो। लेखिका कह रही कि मेरी नानी भी अपने जीवन में पूर्णतः स्वतंत्र थी। स्वतंत्र इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने पिता के किसी भी व्यवहार को अनुचित नहीं कहा, अपने पति के व्यवहार को कभी अनुचित नहीं कहा और अपने पति के द्वारा किए जाने वाले अंग्रेजी व्यवहार को उन्होंने कभी रोका नहीं, परंतु अपने जीवन में भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। जैसी वो परंपरावादी थी, पर्दानशी थी, जैसी भी थी वो चुपचाप उसी में अपना जीवन व्यतीत करती रही। लेखिका कह रही कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना बिना रोक टोक के, ये भी एक बहुत मज़े की बात होती है। अगर आप किसी भी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किसी प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं और उसमें आपको कोई रोकता टोकता नहीं, तो ये स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरी नानी के पास ऐसी उपलब्धि थी। लेखिका कह रही परंतु मेरी माँ के पास ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में यानी मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और इस क्षेत्र में कई बार वो जेल भी जा चुके थे। पढ़े लिखे इतने थे कि ICS की परीक्षा इंग्लैंड में दे सकते थे, परंतु उनकी इन गतिविधियों की वजह से उन पर बैन लगाया गया था कि वो ICS की परीक्षा नहीं दे सकते।
इन गतिविधियों से भी लेखिका की माँ के ऊपर विचित्र प्रभाव पड़ा, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लेखिका अपनी नानी, अपनी माँ के बारे में ही अब बता रही हैं कि लेखिका ने अपनी नानी के विषय में बताया था, अब अपनी माँ के बारे में और बताने जा रही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेखिका अपनी माँ और दूसरी महिलाओं के बारे में क्या बता रही हैं जो उनके जीवन से संबंधित है। हम लोग का पाठ चल रहा था मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जी का था। तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखिका अपनी नानी के विषय में बता रही थी। मजबूत ना हो सल आज़ादी कुछ। लेखिका कह रहे थे कि अगर आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप ना करे और आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों के साथ और अपनी इच्छाओं के साथ अपना जीवन यापन करते रहें तो वो भी एक प्रकार की स्वतंत्रता ही होती है। लेखिका अपनी नानी के संदर्भ में इसी बात को कह रही है कि मेरी नानी पूरी तरह से स्वतंत्र थीं। अब लेखिका इसके आगे अपनी माँ के बारे में बता रही है, क्योंकि लेखिका की नानी ने उनकी माँ की कहानी को शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो प्यारे लाल जी यानी उनके लेखिका के नाना के मित्र प्यारे लाल जी से वो मिलना चाहती थीं और उनसे उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करना है जो क्रांतिकारी हो। लेखिका के नाना ने उनकी आज्ञाओं का पालन किया और लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से किया जो एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। अब लेखिका बता रही हैं, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका करें कि मेरी नानी की इच्छा अनुसार मेरी माँ का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उसे अनेकों बार जेल जाना पड़ा था। इस वजह से उसके इस अपराध की वजह से उसे ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS का इम्तहान इंग्लैंड में होता था और इसके लिए योग्यता चाहिए होती थी और वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति ही दे सकते थे। तो लेखिका कहना चाहती है कि मेरे पिताजी मेरे बहुत पढ़े लिखे थे और वो ICS की परीक्षा दे सकते थे। कह रहे हैं कि और जिनकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। लेखिका ये बता रहे हैं कि उनके जेब में यानी उनके पास पुरखों की धरोहर के नाम पर 0 था। अर्थात उन्हें लेखा करें मेरे पिता को विरासत में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, यानी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं था, उनका हाथ पूरी तरह से खाली था। अब लेखिका बताना चाहती हैं कि माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। गांधी जी का विचार था कि सादा जीवन उच्च विचार। लेखिका कह रही है उनकी माँ मेरी नानी की इच्छा थी कि वो क्रांतिकारी के साथ उसका विवाह हो और मेरे पिता क्रांतिकारी थे और गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से क्या रखते थे, इत्तेफाक रखते थे, यानी उनके सिद्धांतों को मानते थे और उनके ही सिद्धांतों को मानकर जीवन में का पालन करते थे और जीवन यापन करते थे। उसी तरह से सादा जीवन उच्च विचार माँ का भी उद्देश्य बन गया। करें ये उनकी मजबूरी थी। लेखिका करे मेरी माँ अपने मन से इस चीज़ों को पालन नहीं करती थी, बल्कि अब वो उनकी मजबूरी बन गई थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। लेखिका कह रहे हैं कि उनका हाल ये था कि इतनी नाजुक थी वो कि यदि वे खादी की साड़ी पहनती थीं तो उनकी कमर चनका खा जाना यानी मोच खा जाना, उनकी कमर मोच खा जाती थी। कह रहे रात भर जाग कर वे पहनने का अभ्यास करती थी। लेखिका बता रही हैं कि मेरी माँ रात में जाग करके खादी की साड़ी को पहनने का अभ्यास करती थी और वो ये अभ्यास इसलिए करती थी जैसे दिन में उन्हें साड़ी की वजह से शर्मिंदगी न उठानी पड़े।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत तरीके से साड़ी पहन लूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। ये ख्याल लेखिका की माँ के मन में रहता था, इसलिए वो रात में प्रैक्टिस करती थीं और फिर दिन में उस साड़ी को पहनती थीं। करें कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। लेखा करें कि वो इतनी नाजुक थीं कि उनके विषय में मेरी दादी ने कहा कि मेरी बहू इतनी सीधी है कि उसको धो पोछो और छीके यानी डारे पर डाल दो, अर्थात जैसे कपड़े या किसी बेजान वस्तु के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल विरोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार लेखिका की माँ थीं, जो किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करती थीं और जो कहा जाता था उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया करती थीं। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात, गनीमत मतलब अच्छी बात थी कि मेरी माँ के ऊपर किसी ने भी, ससुराल के किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला, किसी भी प्रकार की इच्छाओं को थोपा नहीं। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि मेरी माँ ने अपनी परिस्थिति को चाहे मजबूरी वश ही स्वीकार किया हो, परंतु उनका ध्यान रखने वाले सभी लोग थे। ससुराल में मेरे पिताजी से लेकर के मेरी दादी तक कभी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह या कोई भी दबाव नहीं डालती थीं, किसी भी कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करती थीं। लेखिका करे ये उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। अब लेखिका बता रही कि उनसे किसी भी प्रकार का दबाव या कठोर काम क्यों नहीं लिया गया। उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। लेखिका कह रहे कि हम का मतलब उस समय का जो माहौल था वो अंग्रेज़ों का माहौल था। जो लोग अंग्रेज़ी शख्सियत को अपनाते थे, अंग्रेज़ी बात व्यवहार को अपना बनाते थे, उनका समाज में सम्मान होता था और अंग्रेज़ भी उनको सम्मान देते थे। हो न हो, लेखिका कह रही हैं कि हो न हो, चाहे हम कितना भी विरोध करते रहे हों, परंतु हर व्यक्ति अंग्रेज़ी व्यवहार से, अंग्रेज़ों के व्यवहार और उनकी नीतियों से कहीं न कहीं पशोपेश यानी उससे दो चार करता था, यानी उसको किसी न किसी रूप में मानना चाहता था। कह रहे बाशिंदे मतलब निवास करने वाले। लेखिका करें कि हमारे ससुराल वाले भी अंग्रेज़ी शख्सियत को मानते थे, परंतु उसका पालन नहीं करते थे, क्योंकि वे क्रांतिकारी थे और आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के साथ मिलकर लड़ रहे थे। अभिभूत होना यानी प्रभावित होना। करें मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। लेखिका करें कि मेरे जो नाना थे वो पक्के साहब थे। साहब यानी अंग्रेज। लेखिका करें कि मेरे नाना बैरिस्टर थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़कर आए थे। उनका रहन सहन, लिखाई पढ़ाई सब कुछ क्या था, अंग्रेज़ों का था, साहबों जैसा था। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में साहब कहते थे। लेखिका करें बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। लेखिका बता रही है कि उनके नाना सिर्फ जाति से हिंदुस्तानी थे, बाकी उनका चेहरा मोहरा, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी थी। लेखिका करें मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों की सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका कहना चाहती हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि हम अपने देश में दो प्रकार के लोगों से युद्ध कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेज़ों से तो विरोध रखते ही थे, उनसे प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि उनसे प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला कर रहे थे, और उनका एक मुकाबला अपने ही देश के लोगों के साथ था। अपने देश के वे लोग जो अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे और उनकी कार्य प्रणाली को अच्छा मानते थे। कहें इस तरह से देश में तीन पार्ट था। एक अंग्रेज़ थे जो हम पर शासन करते थे और अपनी नीतियों को हम पर थोपने की कोशिश करते थे। दूसरे वे लोग थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे और अंग्रेज़ों जैसा बनना चाहते थे और उनसे मदद ले करके अपने जीवन को विकसित करना चाहते। तीसरे वे लोग थे जो इन दोनों के ही विरोध में थे, अर्थात
अंग्रेज़ों से देश खाली करवाना है और उन लोगों को भी देश हित में शामिल करना है जो अंग्रेज़ों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेखिका कह रहे हैं कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी विभीषिका थी जिसमें अंग्रेज़ों भारतीय परेशान थे। कहें गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, कहें गांधी जी हों, नेहरू जी हों या फिर मेरे पिता के घर वाले, किसी न किसी रूप में इस युद्ध से लड़ते ही रहे। कहें भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था। लेखिका कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार मेरे घर में मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे और उनके सिर पर बड़ी शोहरत यानी इज्जत थी उनकी समाज में और क्रांतिकारियों के बीच में, परंतु घर में मेरे किसका अंग्रेज़ों का दबदबा यानी मेरे नाना जी का दबदबा था। मेरे नाना जी जो कहते थे मेरे घर में उन बातों का अक्षरशः पालन किया जाता था। लेखिका ये कहना चाहती है कि मेरा घर ठीक उसी प्रकार था जैसे हमारा देश। हमारे देश में अंग्रेज़ों की खिलाफत करते रहे, हम उनसे लड़ते रहे, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते रहे। लेखिका भी कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ी शख्सियत का विरोध करते रहे, मेरे घर वाले, मेरे पिताजी और उनके घर वाले, परंतु मेरे नाना की इच्छाओं और बातों को वो कभी ठुकरा न सके। जो नाना कहते थे वो सभी लोग स्वीकार करते थे। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी थी। लेखिका कह रही हैं कि एक ऐसे व्यक्ति ने जिसकी समाज में अंग्रेज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा पकड़ थी, पहुंच थी, प्रशंसा थी और इज्जत थी, ऐसे व्यक्ति थे मेरे नाना। और उन्होंने अपनी कोमल नाजुक जान यानी अपनी कोमल कन्या को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दी थी जो सर्वथा मेरे नाना की निगाहों में अनुचित थी। कहने का मतलब न लेखिका का ये है कि मेरे नाना कभी भी मेरे पिता से मेरी माँ का विवाह ना कराते अगर ये माँ की इच्छा ना होती, परंतु माँ अपनी पत्नी यानी मेरी नानी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे नाना ने अपनी कन्या यानी लेखिका की माँ की इस दहलीज पर बलि दी थी। एक तरह से कह सकते हैं उनकी सारी भावनाओं को किनारे किया था। तो उनके लेखिका के नाना किसी न किसी रूप में इस घर पर अपना प्रभाव जमाए रहते थे। करें नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश मतलब इच्छा, सनक मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करना जिसको करना शायद समाज के लिए उपयुक्त ना हो, सनक हो जाना। करें सौंपे उनमें रोमांच क्या कोई परिकथा होती। लेखिका कह रहे कि एक ऐसे माहौल में पलने वाली लड़की या एक ऐसे माहौल में पलने वाला व्यक्ति जिसका दूसरे किसी समाज से उतना गहरा संबंध ना हो और उसे उस समाज में भेज दिया जाए जिस समाज के विषय में उसे कोई जानकारी ना हो, मेरी माँ की ऐसी स्थिति थी। लेखिका कह रहे हैं कि ये एक परिकथा है यानी एक ऐसी कथा है जिसमें एक परी होती है और परी राक्षसों के चंगुल में फंस जाती है और फिर उसको किसी तरह से अपने चतुराई और उससे निकलती है कि मेरी माँ उस परिकथा की एक बहुत बड़ी नायिका थी। लेखिका कह रहे हैं कि मेरी माँ की जिंदगी और नाना की रजाबंदी रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी में तिलिस्म को गाढ़ा बना चुकी थीं। लेखिका कह रहे कि मेरी माँ का जीवन कई तरह से बट गया था। एक तो वह उन्होंने अपनी माँ की इच्छाओं का पालन किया, दूसरा वो ससुराल वालों की इच्छाओं का पालन करती थी, तीसरा नाना अपने नाना के बताए हुए रास्ते पर चलती थीं और किसी भी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का दखल देने को मना करती थी। यानी लेखिका ये कहना चाहती हैं कि माँ मेरी प्रत्यक्ष रूप से कुछ मना नहीं करती थी परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो सब कुछ मना करती थी, परंतु परिस्थितियों के साथ वो चुपचाप चलती जा रही थी। कह रहे हैं कि लेखिका करके
उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। लेखिका अपनी माँ की प्रशंसा करते हुए कह रही है कि वो खूबसूरत थीं, यानी सुंदर थीं, नाजुक थीं और दुनिया की बेकार की बातों, दुनियादारी को, ऐसी पंचायत को कभी नहीं समझ पाती थीं। ईमानदारी उनमें भरी पड़ी थी। निष्पक्षता उनका सबसे बड़ा गुण था, यानी वो निष्पक्ष होकर के किसी के लिए भी राय दे सकती थी। करें कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं जान पड़ती थी। पारिजात एक ऐसी वस्तु है जो निष्पक्ष रूप से हर व्यक्ति की सेवा करता है, यानी उससे जो भी कहा जाए वो ये नहीं देखता कि ये कौन है, उसकी सबको करता है। जिसे आप कह सकते हैं कल्प वृक्ष, सबकी इच्छाओं का पूर्ण करने वाली। जैसे उसका एक जादुई तिलिस्म है। लेखा करे मेरी माँ का भी ऐसा ही जादुई तिलिस्म था। क्या उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। लिखा करें कि मेरी माँ से कोई कठिन काम नहीं लिया जाता था, यानी कोई कठोर काम माँ के बस का नहीं था। और कोई कठोर काम होता भी था तो कोई माँ से नहीं कहता था। हाँ, परंतु अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो माँ से सलाह अवश्य ली जाती थी और ये सलाह लेने के बाद उन्हें पत्थर की लकीर की तरह माना भी जाता था। देखिए करें कि मेरी माँ का मेरे ससुराल में बहुत सम्मान था और इस सम्मान के लिए वो उनके परिवार वाले भी उनको बहुत सम्मानित करते थे। अगर कोई व्यक्ति उनसे कोई राय लेता था तो उस राय को पूरी तरह से मानता भी था। ऐसा नहीं कि राय लिया और उसे माना और ना माना।